एक 5 स्टार होटल में आलीशान पार्टी हॉल में विहान माहिर अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहा होता है। विहान की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो आज बेहद खुश था। पर विहान की खुशी देख किसी का दिल आग की तरह जल रहा था। विहान किसी का बेसब्री होकर इंतजार कर रहा था। उसकी नज़रें पार्टी हॉल के एंट्रेंस की ओर ही होती है। पर विहान को इस कदर किसी का इंतजार करते देख उसके सामने ही थोड़ी दूर खड़ी लड़की रावी सिंघानिया के दिल में मानो आग लगी थी। रावी जानती थी विहान उसी की बहन आरोही का इंतजार कर रहा था। वो उसका बचपन का दोस्त था और आज विहान आरोही को अपने बर्थडे के दिन प्रपोज करने वाला था। पर रावी को ये मंजूर नहीं था। वो बचपन से ही विहान को पसंद किया करती थी। पर विहान का तो उस पर ध्यान ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो खूबसूरत नहीं थी, मगर आरोही के सामने वो बिल्कुल फीकी पड़ जाती थी। इसीलिए वो आरोही से बेइंतहा नफरत करती थी। आखिरकार विहान का इंतजार पूरा होता है। आरोही पार्टी हॉल में एंटर करती है। उसने सुंदर सी रेड ड्रेस पहनी थी। वो उसके घुटनों तक आ रही थी। उस ड्रेस में उसका फिगर बहुत अच्छे से निखार के दिख रहा था। उसने लाइट मेकअप किया था और उसके बाल थोड़े से कर्ल किए हुए थे। वो बला की खूबसूरत लग रही थी। आरोही के आते ही सबकी नजरें आरोही पर ही थी। वो अपने हाई हील्स में चलकर सबसे पहले विहान की ओर जाने लगती है। उसे देख कई लोग एक दूसरे से कहते हैं, देखो वो लड़की कितनी खूबसूरत है। वो तो मिस्टर रघुवीर सिंघानिया की ग्रैंड डॉटर है ना। कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। मिस्टर सिंघानिया की बेटी भी ऐसी ही बला की खूबसूरत थी। विहान के दिल की धड़कने तो आरोही को देख मानो दुगनी हो गई थी। आरोही उसके पास आकर उससे हाथ मिलाते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे विहान। और विहान जल्दी से उसका हाथ पकड़ उसे कहता है, थैंक यू आरोही। थोड़ी दूर खड़ी रावी ये देख रही होती है। आरोही को विहान के पास देख वो गुस्से से पागल हो जाती है। रावी किसी को फोन करके कहती है, रघु, जो तुम्हें करने को बोला था उस काम का क्या हुआ? मुझे आज ही उस लड़की को बर्बाद करना है। मैं ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकती। सामने से वो इंसान कहता है, चिंता मत करिए मैडम, इसका इंतजाम हो चुका है। मेरे आदमी वहां पहुंच चुके हैं, अब आप चाहे तो अपना काम कर सकती हैं। ये कह सामने वाला इंसान फोन रख देता है। रावी भी फोन रख कर अपने पर्स से कुछ निकालती है। वो उस पैकेट का पाउडर एक सॉफ्ट ड्रिंक में मिलाते हुए खतरनाक स्माइल के साथ मन में ही बड़बड़ाती है, आप देखना आरोही, मेरे और विहान के बीच में आने का नतीजा मैं किसी भी कीमत पर तुमको उसे छीनने नहीं दूंगी। बचपन से लेकर आज तक तुमने मेरे नाक में दम करके रखा था। आज मैं हर एक चीज का बदला लूंगी तुमसे। रावी वो ड्रिंक का ग्लास एक वेटर को देती है और साथ में कुछ पैसे थमाते हुए कहती है, वो जो सामने रेड ड्रेस में जो लड़की खड़ी है, तुम ही उसे पिलाना है। कुछ भी करके रावी को पैसे देते हुए देख वो तुरंत मान जाता है और वो ट्रे लेकर सीधा आरोही के पास जाता है। आरोही अभी आई ही थी, इसीलिए उसको किसी ने ड्रिंक सर्व नहीं किया था। विहान के हाथ में ऑलरेडी एक ग्लास ड्रिंक का था, इसीलिए वो आरोही को इशारे से ड्रिंक लेने को कहता है। आरोही भी विहान की बात का मान रखते हुए वो ग्लास ले लेती है। आरोही जैसे जैसे उस ग्लास में से ड्रिंक कर रही थी, दूर खड़ी रावी के होठों की मुस्कान ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही थी। दूसरी ओर एक प्राइवेट रूम में किसी डील के सिलसिले में एक डिनर मीटिंग चल रही थी। टेबल की एक ओर दिखने में मोटा और सावला अधेड़ उम्र का एक आदमी बैठा था। उसके कपड़े ब्रांडेड मालूम पड़ते थे। वो अपनी मीठी मीठी बातों से सामने बैठे उम्र में 25 के करीब पर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले किसी लड़के को फंसाने की कोशिश कर रहा था। वो किसी भी तरीके से इस डील को अपनी करना चाहता था। वो आदमी उस लड़के से कहता है, मिस्टर आरव बजाज, आप वो जमीन रख लीजिए, बदले में उससे होने वाले प्रॉफिट को हम आपस में बांट लेंगे। इससे हम दोनों का ही फायदा होगा। आप जरा सोचकर देखिए, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। वो और कुछ बोलता उससे पहले ही आरव बजाज बोलता है, मिस्टर आहूजा, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही मान रहे हैं? आपको अपनी औकात भूलनी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ उस जमीन की कीमत लगाने के लिए ही बुलाया गया है, तो मुझे लगता है आपको सिर्फ वही करना चाहिए। आरव बजाज की बात सुन मिस्टर आहूजा के गले में ही खाना अटक जाता है। आरव अपनी ड्रिंक खत्म कर डिनर टेबल से उठते हुए कहता है, आज की मीटिंग यही खत्म होती है। अच्छा होगा कल सुबह आप जमीन के पेपर्स पर साइन कर दे। ये कहकर वो वहां से अपने बॉडीगार्ड के साथ चला जाता है। मिस्टर आहूजा को तो मानो सदमा ही लग गया था। आरव के जाते ही वो जल्दी से अपने मैनेजर से हड़बड़ी में पूछता है, जिस काम के लिए तुम्हें कहा था वो कर दिया तुमने? उसका जवाब देते हुए उसका मैनेजर उससे कहता है सर, सारा इंतजाम कर दिया है। मैंने इस काम के लिए रघु को हायर किया है। मिस्टर आहूजा कहते हैं, अब ये आखिरी रास्ता है प्रॉफिट कमाने का। आखिरकार है तो जवान खून ही ना, देखना कल वो मेरे इस गिफ्ट के लिए बहुत खुश हो जाएगा। उसका मैनेजर सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान से सर हिला देता है।
आरोही ने जैसे ही वो ड्रिंक पिया उसे चक्कर से आने लगते हैं। उसके पेट में भी कुछ अजीब सा फील होने लगता है। वो अपनी हालत को देख समझ जाती है कि उसे कुछ नशीली चीज़ का असर होने लगा है। वो जल्दी से वॉशरूम की ओर जाने लगती है, तभी रास्ते में दो हट्टे कट्टे आदमी उसे पकड़कर किसी अनजान कमरे में जबरदस्ती से ले आते हैं। वो लोग उसे वहां बंद कर देते हैं। आरोही पहले तो बहुत डर जाती है, मगर जैसे जैसे उसे नशा चढ़ने लगता है उसे किसी भी चीज़ का होश नहीं रहता है। क्या होगा अब आरोही के साथ? अपनी ही बहन की रची किस गंदी चाल का शिकार होने वाली है आरोही? क्या वो खुद को बचा पाएगी या उसकी लाइफ बदलने वाली है इस रात के बाद? जानने के लिए आगे सुने दीवानगी तेरे इश्क की। आरव जब प्राइवेट मीटिंग रूम से बाहर आता है तो उसे अपना सर भारी भारी सा लगता है, मानो उसे नशा चढ़ रहा था। पहले तो उसे लगता है कि शायद आज उसने कुछ ज्यादा ही पी ली है, मगर जब उसे स्ट्रॉन्ग सी मदहोशी अपने सर पर चढ़ी महसूस होती है तो उसे लगता है उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। वो होटल के अपने रूम में चला जाता है। उसके बॉडीगार्ड वहीं बाहर पहरा देने लगते हैं। आरव जैसे ही कमरे में जाता है उसे बाथरूम से पानी की आवाज़ आ रही होती है। वो अपना कोट और टाई उतार कर सीधा बाथरूम में चला जाता है। जैसे ही वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है वो देखता है एक खूबसूरत सी लड़की दीवार के सहारे खड़े होकर शावर के नीचे खड़ी थी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वो अपनी आंखें खुली रखने की लगातार कोशिश कर रही थी, पर उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। पहले तो आरव को लगा कि शायद ये उसका भ्रम है, उसे नशे की वजह से ये सब कुछ दिख रहा है। इसीलिए वो अपना सर झटकता है और आंखें मलने लगता है। जब वो फिर से सर उठा के सामने देखता है तो वही नज़ारा उसकी आंखों के सामने होता है। वो तुरंत समझ जाता है कि सच में वो लड़की ही है, उसका कोई वहम नहीं। पानी के नीचे खड़ी वो लड़की किसी जलपरी सी दिख रही थी। उसकी कोमल सी गोरी स्किन, परफेक्ट फिगर, लंबे सुनहरे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, पतले से होंठ और ऊपर से उसमें से आ रही मदहोश कर देने वाली खुशबू आरव को पागल कर रही थी। उसने आज तक किसी लड़की के लिए ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया था। उस लड़की के लड़खड़ाते पैर पानी में फिसलते देख आरव जल्दी से जाकर उसे गिरने से बचा लेता है। वो लड़की भी खुद को बचाने के लिए आरव का सहारा लेती है और उसकी शर्ट को पकड़कर उसके सीने से लग जाती है। आरोही को अपने इतने करीब पाकर आरव के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसका शरीर गर्म होने लगता है। तभी आरोही नशे की हालत में बड़बड़ाती है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ये कहकर वो अपना ड्रेस उतारने लगती है। पहले तो ये देख आरव अपनी नज़रें चुराने की कोशिश करता है और इधर उधर देखकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगता है, मगर आरोही की खुशबू उसे अपनी ओर खींच रही थी। वो खुद को आरोही में खो जाने से रोक ही नहीं पा रहा था। वो आरोही की ड्रेस निकालने में हेल्प करता है। आरोही की सांसें उसे अपने सीने में महसूस हो रही थी। वो बेकाबू होकर उसे इंटेंशनली चूमने लगता है। आरोही में उसे रोकने की ताकत नहीं थी और नहीं वो कुछ समझ पा रही थी। आरव उसे उठाकर बाहर लेकर बेड पर लेटा देता है और फिर से उसे किस करते हुए पूरी तरह आरोही में खो जाता है। आरव जब प्राइवेट मीटिंग रूम से बाहर आता है तो उसे अपना सर भारी भारी सा लगता है, मानो उसे नशा चढ़ रहा था। पहले तो उसे लगता है कि शायद आज उसने कुछ ज्यादा ही पी ली है, मगर जब उसे स्ट्रॉन्ग सी मदहोशी अपने सर पर चढ़ी महसूस होती है तो उसे लगता है उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। वो होटल के अपने रूम में चला जाता है। उसके बॉडीगार्ड वहीं बाहर पहरा देने लगते हैं। आरव जैसे ही कमरे में जाता है उसे बाथरूम से पानी की आवाज़ आ रही होती है। वो अपना कोट और टाई उतार कर सीधा बाथरूम में चला जाता है। जैसे ही वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है वो देखता है एक खूबसूरत सी लड़की दीवार के सहारे खड़े होकर शावर के नीचे खड़ी थी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वो अपनी आंखें खुली रखने की लगातार कोशिश कर रही थी, पर उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। पहले तो आरव को लगा कि शायद ये उसका भ्रम है, उसे नशे की वजह से ये सब कुछ दिख रहा है। इसीलिए वो अपना सर झटकता है और आंखें मलने लगता है। जब वो फिर से सर उठा के सामने देखता है तो वही नज़ारा उसकी आंखों के सामने होता है। वो तुरंत समझ जाता है कि सच में वो लड़की ही है, उसका कोई वहम नहीं। पानी के नीचे खड़ी वो लड़की किसी जलपरी सी दिख रही थी। उसकी कोमल सी गोरी स्किन, परफेक्ट फिगर, लंबे सुनहरे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, पतले से होंठ और ऊपर से उसमें से आ रही मदहोश कर देने वाली खुशबू आरव को पागल कर रही थी। उसने आज तक किसी लड़की के लिए ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया था। उस लड़की के लड़खड़ाते पैर पानी में फिसलते देख आरव जल्दी से जाकर उसे गिरने से बचा लेता है। वो लड़की भी खुद को बचाने के लिए आरव का सहारा लेती है और उसकी शर्ट को पकड़कर उसके सीने से लग जाती है। आरोही को अपने इतने करीब पाकर आरव के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसका शरीर गर्म होने लगता है। तभी आरोही नशे की हालत में बड़बड़ाती है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है।
ये कहकर वो अपना ड्रेस उतारने लगती है। पहले तो ये देख आरव अपनी नजरें चुराने की कोशिश करता है और इधर उधर देखकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगता है, मगर आरोही की खुशबू उसे अपनी ओर खींच रही थी। वो खुद को आरोही में खो जाने से रोक ही नहीं पा रहा था। वो आरोही की ड्रेस निकालने में हेल्प करता है। आरोही की सांसें उसे अपने सीने में महसूस हो रही थी। वो बेकाबू होकर उसे इंटेंशनली चूमने लगता है। आरोही में उसे रोकने की ताकत नहीं थी और नहीं वो कुछ समझ पा रही थी। आरव उसे उठाकर बाहर लेकर बेड पर लेटा देता है और फिर से उसे किस करते हुए पूरी तरह आरोही में खो जाता है। दूसरी तरफ पार्टी हॉल में रावी अब बहुत खुश दिख रही थी। वो जानती थी कि आरोही को नशे की हालत में रघु के आदमी ले गए हैं। वो मन ही मन सोचती है कि कल सुबह का सूरज आरोही के लिए एक भयानक अंधेरा लेकर आएगा। वो हमेशा से उसे बर्बाद होते हुए देखना चाहती थी। आज उसका सपना सच होने जा रहा था। आज रात के बाद आरोही सबकी नज़रों में और भी गिर जाएगी। बदनामी की वजह से वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। फिर वो कभी उसके और विहान के बीच नहीं आएगी। जहां रावी इतना खुश थी वहीं दूसरी और विहान पागलों की तरह पूरे पार्टी हॉल में आरोही को ढूंढ रहा था। उसे इस कदर आरोही के लिए परेशान होता देख रावी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी विहान रावी के पास आकर उससे पूछता है, तुमने आरोही को कहीं देखा है क्या? मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूं मगर वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रही, और तो और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। विहान की बात सुन रावी नाटक करते हुए कहती है, मैंने तो आखिरी बार उसे तुमसे बात करते हुए देखा था, उसके बाद से ही मैंने उसे कहीं नहीं देखा। पता नहीं, शायद यही कहीं होगी। रावी की बात सुन विहान परेशान होते हुए उससे कहता है, अगर वो तुम्हें दिखे तो उसे कहना मैं उसे ढूंढ रहा था। विहान की बात सुन रावी हमें अपना सर हिला देती है। वो फीकी सी मुस्कान लिए मन में ही बड़बड़ाती है, सॉरी विहान, पर अब वो तुम्हें नहीं मिलने वाली और शायद कल सुबह के बाद तुम उसे ढूंढो भी ना। और इसी विचार के साथ रावी अपने ड्रिंक ग्लास से एक घूंट पीती है और उसकी मुस्कान और भी स्ट्रोंग होती जा रही थी। उसके चेहरे पर जीत की खुशी थी। विहान ने आरोही को बहुत ढूंढा पर वो उसे कहीं नहीं मिली। वो आज आरोही को अपने दिल की बात बताने वाला था। उसने आरोही के लिए स्पेशल एक महंगी डायमंड रिंग भी बनवाई थी। वो आज उसे पहनाकर प्रपोज करने वाला था, लेकिन आरोही के ना मिलने की वजह से उसकी सारी तैयारी पर पानी फिर चुका था। उसकी खुशी और बेचैनी उदासी और बेबसी में बदल चुकी थी। वो सोच रहा था आरोही ऐसे ही उसे बिना बताए कैसे जा सकती है। अगर वो आ गई थी और उसे कोई जरूरी काम भी होता है तो कम से जाने से पहले उसे इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना। वो अपना बर्थडे केक भी आरोही के साथ ही काटना चाहता था, इसीलिए वो उसे पहले प्रपोज करना चाहता था, मगर वो तो पता नहीं कहाँ चली गई थी। तभी उसके बाकी फ्रेंड्स विहान को केक काटने के लिए बुलाते हैं। विहान बेमन से अपना बर्थडे केक काट कर सबके साथ सेलिब्रेट करता है। उसकी नज़रें पार्टी खत्म होने तक आरोही का इंतजार कर रही थी, मगर ये बात सिर्फ रावी ही जानती थी कि उसका इंतजार अब कभी पूरा नहीं होने वाला है। पार्टी पूरी होने पर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। विहान आज बहुत ही उदास होता है। वो बचपन से आरोही को पसंद करता था, मगर वो आज तक सिर्फ अच्छे दोस्त बनकर ही रहे थे। उसने कभी आरोही को अपने दिल की बात नहीं बताई थी, क्योंकि वो नहीं जानता था कि आरोही के दिल में क्या है। पर आज भी उसके दिल की बात दिल में ही रह गई। कल की सुबह आरोही और आरव की लाइफ में क्या नया मोड़ लाती है, जानने के लिए सुनते रहिए दीवानगी तेरे इश्क की। अगली सुबह जब आरोही की आंखें खुलती हैं, तब वो देखती है कि वो किसी की बाहों में सो रही थी। वो आदमी बहुत ही खूबसूरत होता है। चैन से सो रहा वो आदमी किसी बच्चे की तरह मासूम दिख रहा था। एक पल के लिए आरोही उसे देखती ही रह गई, पर अगले ही पल उसे कल रात की कुछ बातें याद आने लगती हैं। उसे किसी ने कोई नशीली चीज दी होगी, तभी तो उसे नशा चढ़ रहा था। पर किसने? और वो खतरनाक लोग उसे पकड़कर इस कमरे में बंद कर दिया था। उसके बाद वो नशा उतारने के लिए बाथरूम में जाकर पानी के नीचे खड़ी हो जाती है। पर उसे दिए गए ड्रग्स काफ़ी स्ट्रोंग होंगे, तभी तो उसे नशे का असर कम ही नहीं हो रहा था। उसे धुंधला सा याद था कि वो गिरने वाली थी तो किसी ने उसे बचाया था, मगर उसके बाद से ही उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर न देते हुए उस आदमी की बाहों से खुद को दूर करने की कोशिश करती है, पर तभी उसकी बॉडी में बहुत दर्द महसूस होता है। वो दर्द से कराहते हुए अपने ऊपर के ब्लैंकेट को दूर करती है तो देखती है कि उसने कुछ नहीं पहना। वो खुद को इस हालत में देख बुरी तरह से घबरा जाती है। वो हिम्मत करके वहां से जल्दी से उठकर ब्लैंकेट को ओढ़ लेती है और अपने कपड़े ढूंढने लगती है, मगर जब वो देखती है कि उसकी ड्रेस तो बाथरूम में नीचे पड़ी है और पूरी तरह से पानी से भीगी हुई है, उसे देख वो परेशान हो जाती है। वो जल्दी से बाथरोब पहन लेती है।
तभी आरव के फोन पर उसके मैनेजर विजय का कॉल आता है। उसे सुन आरव उठ जाता है, मगर तब तक कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका होता है। आरव उठकर अपने सर पर हाथ रख लेता है। उसका सर उसे बहुत भारी भारी सा लग रहा था। वो जब सर उठाकर सामने देखता है तो एक खूबसूरत सी लड़की बाथरोब पहने बाथरूम के बाहर एक कोने में खड़ी थी। वो कमजोर सी दिख रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी के हाव भाव थे और आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी आंखों में आंसू देख आरव के दिल में तेज दर्द होने लगता है। उसे कल रात की सारी बातें एक एक करके याद आ रही थी। तभी उसका फोन फिर से बजता है। इस बार फोन मिस्टर आहूजा का होता है। पहले तो आरव का मूड नहीं होता फोन उठाने का, पर बाद में वो फोन उठा लेता है। सामने से मिस्टर आहूजा हंसते हुए कहते हैं, मिस्टर आरव बजाज, आपको मेरा सरप्राइज कैसा लगा? आशा करता हूँ आपकी रात बहुत अच्छी बीती होंगी। ये सुनकर आरव की भौहें चढ़ जाती हैं। वो कुछ बोले बिना ही कॉल काट देता है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि इन सब के पीछे मिस्टर आहूजा ही हैं और उसकी ड्रिंक में भी उसने ही कुछ मिलाया होगा। वो ये सोचकर ही गुस्से से पागल हो जाता है। वो अपने कपड़े पहन बेड पर से उठ जाता है। तभी वो लड़की आरव के सामने देखती है। भले ही उसकी लाल गहरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, फिर भी आरव उनमें साफ साफ अपने लिए नफरत और गुस्से की भावना देख पा रहा था, मानो वो लड़की उसे गुनहगार की नज़रों से देख रही हो। तभी उसके कमरे के बाहर से शोर होने की आवाज़ आती है। ये देख आरव हैरान हो जाता है, क्योंकि बाहर तो उसके बॉडीगार्ड थे, फिर भी वहां से इतने शोर शराबे की आवाज़ क्यों आ रही थी। वो कुछ सोचे बिना ही कमरे का दरवाज़ खोल देता है। तभी मीडिया के बहुत सारे लोग कैमरा के साथ फोटोज और वीडियो क्लिक करते हुए जबरदस्ती कमरे में घुस जाते हैं। तभी उन लोगों में से कोई बोलता है, देखो वो रही मिस्टर रघुवीर सिंघानिया की ग्रैंड डॉटर। और सभी उसकी ओर बढ़कर उसकी फोटोज क्लिक करने लगते हैं। किसी का ध्यान आरव पर नहीं था। आरोही ये सब देखकर सदमे में आ जाती है। वो बदनामी के डर से अपना मुंह अपने हाथों से कवर करने लगती है। आरोही की ऐसी हालत देख आरव गुस्से से उनके बीच आ जाता है। तभी उनमें से कोई फिर से बोलता है, देखो यही वो आदमी है जिसके साथ एम्स आरोही ने रात गुजारी। और सभी उन दोनों के फोटोज खींचने लगते हैं। हालांकि आरव बहुत बड़ा आदमी था, पर वो कभी लोगों के सामने नहीं आया था। आम लोग उसे सिर्फ उसके नाम से ही जानते थे, इसीलिए उन लोगों ने एक ही बार में आरव को नहीं पहचाना। आरव की आंखें गुस्से की वजह से पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। वो गुस्से से आगे खड़े आदमी के हाथ से कैमरा लेकर जमीन पर फेंक देता है। उसे देख सभी डर जाते हैं। तभी विजय वहां बहुत सारे बॉडीगार्ड के साथ आ जाता है, क्योंकि पहले ज्यादा लोग होने के कारण वो बॉडीगार्ड उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। विजय के साथ आए सारे बॉडीगार्ड सबके कैमरे और फोन छीन लेते हैं और उन लोगों को वहां से भगा देते हैं। थोड़ी ही देर में वहां शांति का माहौल छा जाता है। आरोही तो रोते रोते वहीं बैठ जाती है। आरोही की ऐसी हालत देख और उन मीडिया वालों को देख आरव समझ जाता है कि जरूर आरोही को किसी ने फंसाने के लिए और बदनाम करने के लिए ही उसके साथ इतना गलत किया है। वो मन ही मन खुद को उसका गुनहगार समझने लगता है। वो आरोही को ऐसे ही छोड़कर बाहर आ जाता है और विजय को उसके लिए कपड़े लाने को बोलता है। विजय थोड़ी ही देर में उसके लिए एक अच्छा सा आउटफिट मंगवा देता है। तब तक आरव बाहर ही इंतजार करता है। जब कपड़े आ जाते हैं तो आरव उसे लेकर अंदर कमरे में चला जाता है। आरव अब आगे क्या करने वाला है? क्या वो इन सब का ब्लेम आरोही पर डाल देगा, या फिर खुद को ही इस गलती के लिए जिम्मेदार मानेगा? क्या आरोही की फैमिली में इस बात का पता चलेगा? क्या होगा जब आरोही की फैमिली में इस बात का पता चलेगा? आरव और आरोही की जिंदगी में अब क्या नया मोड़ आएगा? जानने के लिए सब्सक्राइब करें। आरव कमरे के अंदर जाकर कपड़ों का बैग आरोही के सामने रखते हुए उसे कहता है, इसमें कुछ कपड़े हैं, तुम इन्हें पहन सकती हो। आरव की बात सुन आरोही कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। वो अभी भी अपने सर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठी हुई थी। आरोही को कुछ रिएक्ट करते ना देख आरव अपने सर पर हाथ मलते हुए थोड़े तेज आवाज में उसे फिर से कहता है, तुम इस हालत में बाहर नहीं जा सकती, तुम जानती हो ना अभी अभी क्या हुआ। आरव की बात सुन आरोही ना चाहते हुए भी उसकी मदद लेते हुए वो कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। आरव बाहर बेड पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में आरोही रेडी होकर बाहर आ जाती है। वो बाहर जमीन पर पड़ा अपना पर्स उठाकर वहां से आरव की ओर बिना देखे ही जाने लगती है। आरव भी उसे कुछ नहीं कहता। उसके जाने के बाद आरव विजय से कहता है, मैं आज रात काम के सिलसिले से एक वीक के लिए देश से बाहर जा रहा हूँ। मेरे वापस आने तक मुझे इस लड़की के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ये भी कि कल रात इसे यहाँ लाने वाला कौन था। आरव की बात सुन विजय उसे ऑक्स कहकर चला जाता है। आरोही होटल के बाहर निकल टैक्सी पकड़कर सीधा अपने घर की ओर निकल जाती है।
जब वो अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर के सामने एक एम्बुलेंस खड़ी है। वो जल्दी से वहां पहुंचकर देखती है उसके नानाजी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी होती है, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए वो एम्बुलेंस आई होती है। वो फिर से उसी टैक्सी में बैठ अपने नानाजी को जिस हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं वहां के लिए निकल जाती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां पहले से उसके नानाजी को एडमिट किया जा चुका होता है। उन्हें ICU में भर्ती करवाया होता है। वहां वार्ड के बाहर उनके मामा, मामी और उसके मामाजी की बेटी रावी सब मौजूद होते हैं। वो डॉक्टर को कहते सुनती है कि उनके नानाजी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, अब कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सुनकर वो बिल्कुल ही टूट जाती है। आरोही की जिंदगी में अगर उसे कोई प्यार करने वाला, उनका ख्याल रखने वाला कोई था तो वो सिर्फ एक ही इंसान था, वो थे उनके नानाजी रघुवीर सिंघानिया। आरोही की माँ तो आरोही के जन्मते ही मर चुकी थी और वो अपने पापा के बारे में तो कुछ जानती ही नहीं थी, क्योंकि आरोही की माँ की उनसे शादी नहीं हुई थी। उसने तो बिना शादी किए ही आरोही को जन्म दिया था। और बाकी बचे उनके मामाजी और मामी जी, वो तो उससे बेहद नफरत करते थे। हालांकि वो उसके नानाजी से बहुत डरते थे, इसलिए उनके सामने आरोही को कुछ कहते नहीं थे, मगर उनकी गैर मौजूदगी में वो आरोही को बहुत खरी खोटी सुनाया करते थे। वो उन्हें नाजायज़ भी कहकर बुलाते थे। आरोही तो बचपन से उन लोगों से जुड़ नहीं पाई थी, और उसके मामाजी की बेटी और बहन रावी, वो तो उसे किसी भी हाल में बर्बाद करना कहती थी। अगर नानाजी को कुछ हो गया तो आरोही की जिंदगी तो नरक ही बन जाएगी। तभी डॉक्टर बाहर आकर आरोही के मामाजी से कहते हैं, देखिए उनकी तबीयत बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, हम ये कह नहीं सकते कि अब वो कितनी देर तक जिंदा रह पाएंगे, आप लोग चाहे तो आखिरी बार उनसे मिल लीजिए। डॉक्टर की बात सुन आरोही के मामाजी परेशान होते हुए उनसे कहते हैं, क्या आप कुछ नहीं कर सकते? तभी वो डॉक्टर कहते हैं, देखिए हम पूरी कोशिश की, मगर ज़्यादा उम्र की वजह से उनके ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया है। उनकी बात सुन सब आरोही के नानाजी से मिलने के लिए अंदर चले जाते हैं। आरोही भी उन सब के पीछे नानाजी से मिलने चली जाती है। आरोही को देख रावी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो एकटक आरोही को देखती है तो रावी को आरोही के हाथ पर चोट के निशान दिखते हैं और उसकी नेक पर उसे हल्के लाल रंग का लव बाइट का निशान भी दिखता है। हालांकि आरोही ने उसे अपने स्कार्फ से कवर किया होता है, मगर फिर भी रावी की नज़रें उन पर पड़ ही जाती हैं। आरोही के हाव भाव और उसकी हालत देख रावी मन ही मन बहुत खुश होती है। रावी ने जैसा सोचा था आरोही के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ था। सब लोग अंदर जाकर रघुबीर जी को देखने लगते हैं, उसे ऑक्सीजन मास्क पहनाया होता है। तभी वो इशारा करके कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। वो ऑक्सीजन मास्क हटाकर आरोही को पुकारते हैं, आरू। आरोही जल्द ही उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नानाजी मैं यही हूँ। ये कहते हुए आरोही की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। नानाजी कहते हैं, मुझे आरू से अकेले में बात करनी है। उनकी बात सुन आरोही के मामाजी, मामीजी और रावी का मुंह बन जाता है, पर वो उनकी बात मानते हुए ICU के बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर रावी गुस्सा होते हुए अपनी माँ से कहती है, दादाजी भी ना, बचपन से देख रही हूँ उनके मुंह से सिर्फ आरोही आरोही यही सुनने को मिलता है। क्या कभी उसे याद भी है कि उनकी एक पति भी है? वो बचपन से ही सिर्फ आरोही को ही प्यार करते थे, मुझे तो उन्होंने कभी अपना माना ही नहीं। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? रावी को इतना गुस्सा देख उनकी माँ मिसेस सविता कहती है, वो क्या है ना बेटी, उनको आरोही में अपनी बेटी की परछाई दिखती है, पर तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारे दादाजी का आखिरी वक्त है, कुछ बची कुची सांसें ही बाकी हैं, जितनी बातें करनी है करने दो उस आरोही के साथ। उनकी बात सुन रावी के पापा मिस्टर मनोहर भी कहते हैं, हाँ तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है, पापा के बाद सिंघानिया मेंशन में आरोही के लिए कोई जगह नहीं होगी। अपने मम्मी पापा की बात सुनकर रावी का मूड अच्छा हो जाता है, वो मन ही मन खुश होने लगती है। क्या आरोही के नानाजी मिस्टर रघुवीर सिंघानिया बच पाएंगे या फिर अपनी उम्र के आगे हार जाएंगे? अगर उन्हें कुछ हो गया तो आरोही का उसकी फैमिली क्या हाल करेगी? क्या वो उसे घर से बाहर निकाल देंगे? आरोही की लाइफ में क्या होने वाला है, जानने के लिए सुनते रहिए। हॉस्पिटल के ICU में अपनी आखिरी सांसें लेते रघुवीर सिंघानिया अपनी प्यारी सी नाती का हाथ पकड़कर उसे कहते हैं, आरू बच्ची, आज मैं तुमसे बहुत खास चीज़ बताने वाला हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरे बाद तुम्हारा ध्यान रखने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा, तुम्हें ही खुद का ध्यान रखना होगा। अपने नानाजी की बात सुन आरोही उन्हें कहती है, नानाजी आप क्या कह रहे हैं? ऐसा मत बोलिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे पहले की तरह। आरोही की बात सुन उसके नानाजी के होठों पर स्माइल आ जाती है और वो हंसकर कहते हैं, बच्ची अब इस झूठे दिलासे से कोई फायदा नहीं,
इसलिए मेरी बात मानो तो बेटा तुम भी इस बात को अपना लो। आरोही ये बात सुन अपने आंखों से निकलते आंसू को पोंछने लगती है। उसके नानाजी आरोही के सर पर हाथ रख कर कहते हैं, बेटा तुम्हारी माँ भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही मासूम थी। जब मैं तुम्हें देखता हूँ उसकी याद आ जाती है। अपने नानाजी की बात सुन आरोही थोड़ा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके नानाजी कभी उसके माँ बाप के बारे में बात करना पसंद नहीं करते थे, इसलिए उनका जिक्र नानाजी के मुंह से उसने कभी नहीं सुना था। आरोही नानाजी की ओर सवालिया नजरों से देखने लगती है। नानाजी फिर से बोलते हैं, आरू, तुम्हारी माँ बिल्कुल तुम्हारी तरह ही खूबसूरत थी, जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। मैंने बचपन से ही उसे बड़े लाड और प्यार से पाला था, कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। वो थी ही इतनी प्यारी, उसकी हर बात मानने को दिल चाहता। उद्धरण चिन्ह। उसके कॉलेज के दिनों में भी मैं कभी किसी चीज़ के लिए रोकता नहीं था, पर फिर एक दिन जब मैं घर आया तो तुम्हारे मामा जी तुम्हारी माँ पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, वो उसे किसी बात के लिए डांट रहे थे। मेरे घर जाते ही तुम्हारी माँ मेरे गले लगकर रोने लगी थी। तुम्हारे मामा जी उसे डांटते हुए कह रहे थे कि इसलिए तुम्हें इतनी आज़ादी दी है कि तुम हमारे खानदान का नाम उस दो कोढ़ी के लड़के के साथ मिलकर मिट्टी में मिला दो, सरेआम घूम रही हो उसके साथ। एक बार भी तुम्हें हमारे बारे में ख्याल नहीं आया। उस लड़के की इतनी औकात नहीं कि वो तुम्हें खुश रख सके, उसके साथ तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। वो रोते रोते बोल रही थी कि पापा, उस लड़के से मैं बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मैंने तुम्हारी माँ को समझाने में कोई कमी नहीं रखी थी। वो लड़का हमारे स्टेटस से भी नहीं मिलता था, पर अपनी बेटी की जिद के आगे मैं हार गया। उसकी खुशी को देखते हुए मैंने उन लोगों की शादी के लिए मंजूरी दे दी। लोगों में बातें होना शुरू हो गई कि रघुवीर सिंघानिया अपनी बेटी की शादी किसी अपने से नीचे स्टेटस के आदमी के साथ करवाने वाला है, पर किसी में हमारे सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। मेरे इस फैसले से जितना तुम्हारी माँ खुश थी उतना ही नाराज तुम्हारे मामा जी थे। उन दिनों हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा था, उसे और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारे मामा जी मनोहर तुम्हारी माँ की शादी मेरे बिजनेस पार्टनर का बेटे और मनोहर का खास दोस्त उससे करवाना चाहता था। इसलिए मेरे उस फैसले से वो बहुत नाराज़ हो गया था। शादी की तारीख भी निकलवा चुका था मैं, पर सगाई के अगले दिन ही एक एक्सीडेंट में उस लड़के की मौत हो गई जिससे तुम्हारी माँ प्यार करती थी। उसकी जिंदगी में मानो अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। जब उसे पता चला कि वो जिसे जान से ज्यादा चाहती थी, जिसके लिए वो पूरी दुनिया से लाड़ गई, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। मेरी प्यारी सी फूल सी बच्ची पागल हो गई। कुछ समय बाद ही हमें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। तब तुम उसके पेट में पल रही थी बेटा आरू। वो दिन मेरी जिंदगी के बहुत ही बुरे दिन थे। मैंने उसे कई डॉक्टर्स को दिखाया मगर उसे ठीक नहीं कर पाया। उसके पागलपन को और मानसिक संतुलन को देखते हुए मैंने एक बार सोचा भी था कि उसका बच्चा गिरवा दूं, पर भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि ये पाप मुझसे नहीं हुआ। मेरा दिल इस बात को नहीं अपना पाया। जब तुम्हारा जन्म हुआ तब मेरे हाथ में एक छोटी सी बच्ची को थमाकर वो हमेशा के लिए मुझे और इस दुनिया को अलविदा करके चली गई। मैंने सोचा था कि तुम्हारे नसीब में माँ पापा का प्यार नहीं हुआ तो क्या, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। पर बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी जिंदगी के 21वें साल में ही तुम्हें इस भयानक दुनिया में अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मामा मामी तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आज एक ही चीज़ का अफसोस है मुझे कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे लिए एक खुशहाल जिंदगी का भी इंतजाम नहीं पाया। मैंने अपनी प्रॉपर्टी में से 50% तुम्हें देने की वसीयत बनवाई थी, मगर इस बात की खबर तुम्हारे मामा जी को हो गई। पता नहीं कैसे, मगर उसने धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। मैं कितना बदनसीब हूँ जो तुम्हें इन लोगों के बीच छोड़कर जाना पड़ रहा है। ये सब कहते कहते नानाजी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आरोही ने उनका हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा था और उन पर अपना सर रख दिया था। उसकी आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे। उसे आज तक अपने माँ पापा के बारे में अच्छे से कुछ पता नहीं था। आज वो उनके बारे में सब कुछ जान चुकी थी। वो सच में बहुत भयानक था। तभी नानाजी आरोही के सर पर अपना हाथ फेरने लगते हैं। आरोही उनकी ओर ही देख रही थी। अचानक नानाजी का हाथ नीचे गिरने लगता है। नानाजी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। बंद आंखों के कोनों से निकले हुए आंसू अभी तक सूखे भी नहीं थे। उन्हें सांस लेता ना देख आरोही डर जाती है। वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाने लगती हैं। आरोही के नानाजी तो आरोही को नफरत करने वालों के बीच छोड़कर चले गए। अब आरोही का क्या होगा इस दुनिया में, जानने के लिए सब्सक्राइब करें और सुनते रहिए दीवानगी तेरे इश्क की।